सुप्रभात बच्चों, मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 7 रहस्य का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे। रहस्य मतलब कुछ गुप्त बातें। यह जो पाठ है यह एक रहस्यात्मक पाठ है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि वह किस प्रकार अपने मामा के घर जाता है और वहाँ पर वह किस प्रकार से कुछ रहस्यात्मक चीज़ देखता है और उसके ऊपर समाधान प्राप्त करता है। आइए पहले परिचय देखते हैं। हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। उनकी जो रचना है वो संपूर्ण बाल कथाएं उन्होंने लिखी हैं। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। जो हरिकृष्ण देवसरे जी हैं वे बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। बाल साहित्य मतलब कि छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की जो कहानियाँ होती है, कविताएं होती है, वह उन्होंने लिखी है और उसके लिए वह बहुत माने जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार ये भी प्राप्त किए हैं और उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। संपादन मतलब एडिटिंग। बहुत सारी पुस्तकों की उन्होंने एडिटिंग भी की है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह जो कहानी है इसके माध्यम से लेखक बच्चों में अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ऐसे प्रेरणा इस पाठ में लेखक दे रहे हैं। आइए देखते हैं हम रहस्य पाठ। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ में फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। अब यह जो पाठ है इसका जो पूरा बैकग्राउंड है यह आधी रात का है कि अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ भी यानी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी आर्यन क्या कर रहा था, खेतों में सरपट भागते भागते वह हवेली की तरफ जा रहा था। जब ये जो आर्यन है वह अपने मामा के घर छुट्टी बिताने के लिए गांव गया था और गांव में जहाँ पर उनका घर था उसके ही दूर खेतों में उसे एक हवेली दिखाई देती है और वहाँ पर कुछ उजाला यानी लाइट जली हुई दिखाई देती है और ऐसी ही उजाला उसे जो बीत गई रात उसे भी तब भी दिखाई दी थी। तो वह जानना चाहता था कि उस हवेली में क्या है, परंतु वह हवेली का नाम लेते ही उसके मामा हमेशा आर्यन को कह देते थे कि उस हवेली के पास नहीं जाना क्योंकि उस हवेली में भूत है। परंतु आर्यन भूत को नहीं मानता था। वह इसको सबको कपोल कल्पना कहता था। कपोल कल्पना यानी सबकी कही सुनी बातें। आगे कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब जो आर्यन के शिक्षक थे जब वो पढ़ाते थे उन्होंने हमेशा हर चीज़ के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है यह आर्यन को
समझाया था तो उसे सब अच्छी तरीके से पता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता। तो इसका उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है। यह रहस्य का पता लगाने के लिए आर्यन ने अपने मन में ठान ली। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े हुए था। अब मामा जी ने उससे कहा था कि वो पिछले 10-15 सालों से वह हवेली बंद है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि पहले वहाँ पे एक जमींदार रहता था, परंतु जब से जमींदार का परिवार ने पूरा खत्म हो गया है तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता। एक बार घिसू नाम का आदमी वहाँ गया था और जब से वह गया बेचारा बहुत बीमार रहने लगा और 3 महीने तक उसने खटिया छोड़ी नहीं, मतलब कि वह बीमार था। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अब आर्यन करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी कि उस हवेली में क्या है। वह आधी रात को उठकर फिर से छत पर जाकर देखता है हवेली की तरफ, तो उसे फिर से वहां पर रोशनी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे बताया है कि गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आर्यन अपने मामा के गांव आया था और यह गांव बहुत समृद्ध था, बहुत अच्छा था। और मामा जी के पास में एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था, यह आर्यन को पता था। अब जो मामा जी की जो लड़की थी कनिष्का, उसने और आर्यन ने दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि हम कुछ ये जो रहस्य है इस पर से पर्दा उठाकर रहेंगे। और उन्होंने उसके लिए कमर कस ली मतलब पूरी तैयारी कर ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी की फोटो ली। फिर मामा मामी और कनिष्का की भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामी जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अब जब अगली सुबह हुई तो आर्यन ने अपने मामा से कैमरा मांग लिया। उन्होंने आपस में ने सलाह मशवरा किया कि हम फोटो खींचते हैं, चलो। तो सबको बैठाकर, मामा जी को बैठाकर, मामी को बैठाकर, कनिष्का को बैठाकर सबकी फैमिली फोटोग्राफ ली, अपनी और कनिष्का की और मामी के साथ सबकी ने आपस में बहुत फोटोएं खींची। और फिर मामा जी ने कैमरे की तारीफ में बताया कि यह मामूली रोशनी में भी यह फोटो खींच लेता है। इसका जो फ्लैश है यह बहुत अच्छा है, अंधेरे में भी इसमें सब कुछ दिखाई देता है, इसका लेंस बहुत कमाल का है। अब आर्यन को क्या था, यह सब सुनकर आर्यन के इरादे और पक्के हो गए और आर्यन और कनिष्का दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनमें और ऊर्जा भर गई और वह रात होने का इंतजार करने लगे कि यह तो अच्छा अवसर है कि हम रहस्य का पता लगा लेंगे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर देखा। कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब दोनों अंधेरी रात में घर से निकल गए। हवेली सामने थी। वह हवेली में धीरे धीरे जा रहे थे और दूर से हवेली में हंसी और कहकहों के ने आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी। तो आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों तरफ देखा कि अरे कोई हमें देख तो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई तो नहीं है, फिर आवाजें कहाँ से आ रही है। फिर भी वह इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। वे धीरे धीरे दबे पांव हवेली में जाते हैं और बीचों बीच जाकर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा कमरा है जो बाहर से बंद था।
और उसकी खिड़कियां भी बंद थी, परंतु ऊपर से खुली थी। जो खिड़कियों के जो ऊपर होता है छोटा सा भाग से आयता आकार का, वह खुला हुआ था और नीचे की खिड़कियां लगी हुई थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधकर वहां पर बैठे हुए थे। उनके कमीज और पैंट पहने हुए भी थे। कुछ लोग उसमें कमीज और पैंट भी पहनकर हुए थे। उनकी आंखों में आग बरस रही थी, आंखें लाल लाल थी, उनके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटी तोड़कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटकी हुई थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी गई थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। अब जब आर्यन और कनिष्का वहां पर खिड़की से उन्होंने ऊपर जाकर झांक कर देखा तो उन्हें हट्टे कट्टे मोटे तगड़े मूंछों वाले लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोग पगड़ी पहनकर कमीज पैंट पहनकर वहां पर बैठे थे, जैसे कि उनकी आंखों से आग बरस रही थी। उनकी आंखें एकदम लाल लाल थी, चेहरा बहुत डरावना था। वह खाना खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था, रोटी तोड़ तोड़ के मुंह में डाल रहा था, कुछ कोई फेंक रहा था। किसी के गले में कारतूस मतलब गोली जो बंदूक में डाली जाती है वो उसकी पेटी लटक रही थी। बंदूकें तलवार आदि सब वहां पर थे और सब लुढ़के हुए थे, यानी वहां पर वह ऐसे खाने में मस्त खा पी के लुढ़के हुए थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक घर लौट आया। अब यह सब नज़ारा देखकर आर्यन ने कनिष्का को इशारा किया और कनिष्का ने कैमरा निकाला और बहुत ही सावधानी से सारी फोटो खींची। गैस बत्ती मतलब लालटेन थी, उसकी रोशनी में फोटो बहुत आसानी से खींचे जा सकते थे। तो आर्यन और कनिष्का ने फोटो खींच लिए और जल्दी से घर की ओर रवाना हो गए। और जैसे ही सुबह हुई वैसे ही आर्यन नारायणपुर गांव में गया और वहां पर एक फोटोग्राफर की जो दुकान थी वहां पर जाकर सारी फोटो उसने धुलवाकर वह घर लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। अब कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि आप तो कहते थे भूतों के पैर बहुत उल्टे होते हैं, उनकी फोटो नहीं आती, परंतु हम तो कल भूतों के डेरे पर गए थे और वहां से हमने कुछ फोटो भी खींचे, जरा देखो तो कैसी फोटो है पिताजी। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? अब जैसे ही आर्यन के मामा जी ने यह बात सुनी कि बच्चे हवेली में गए थे तो वे परेशान हो उठे और ऐसा खतरनाक काम करना बच्चों का उनको पसंद नहीं था। उन्होंने फोटो देखी और जैसे ही वो फोटो देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी, मतलब हैरानी से वह फोटो देखते हैं और बोलते हैं क्या भूत, फिर बोले क्या यह भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो वे लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। अब मामा ने बोला, क्या भूत इंसान जैसे होते हैं? तो आर्यन ने उनको समझाकर कहा, इंसान जैसे नहीं, इंसान ही भूत बने हैं वहां पर। देखो इनके पैर भी सीधे हैं, इनकी फोटो भी आ गई है। असल में वो बताया उन्होंने कि यह भूत भूत कुछ नहीं है, ये लोग ये उन्होंने अफवाह फैला कर रखी थी कि हवेली में कोई वहां पर नहीं जाए।
और उनका रहस्य न खुले, क्योंकि अगर वह हवेली में लोग आते जाते रहेंगे तो यह लोग अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह ऐसी उन्होंने अफवाह फैला के रखी थी कि हवेली में भूत है। तो वह अपने मामा जी से कहता है कि मामा जी, क्या आप मेरे साथ पुलिस थाने चलेंगे? ऐसा आर्यन अपने मामा जी को कहता है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा था। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। अब जैसे ही मामा और आर्यन दोनों पुलिस थाने जाते हैं और उन्होंने पुलिस को वह फोटो दिखाते हैं, तो पुलिस एकदम से पहचान जाता है, अरे ये तो डाकू का गिरोह है। गिरोह का मतलब होता है समूह। यह तो डाकू का समूह है जिनके बहुत वर्षों से, बहुत सालों से अपने गांव में और जगह जगह पर उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात का मतलब होता है बहुत परेशानी, उधम, उपद्रव उन्होंने मचा रखा है। बहुत सारे उन्होंने डकैती किए, लोगों का घर लूट लिया है, राहजनी की है। राहजनी का मतलब कि रास्ते में चलते हुए लोगों का सामान लूट लेना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की है। इनके ऊपर तो इनाम भी रखा गया है। इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत खून पसीना बहाया है और बच्चे को शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो। और फिर आर्यन को बोलते हैं, कहाँ है ये लोग? तो फिर आर्यन बोलता है, आप तैयारी कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि उनका ठिकाना कहाँ है। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अब जब वह उनको भूतों के डेरे पर लेकर गया तो वहां पर पुलिस ने छापा मारा और रात भर गोलियां चली। पुलिस वालों ने भी गोलियां चलाई और वो डाकुओं ने भी गोलियां चलाई। रात भर लड़ाई हुई और सवेरे होते होते डाकू थक गए और उन्होंने क्या किया, हार कर अपना हथियार डाल दिया। मतलब कि वह पुलिस के पास वह आ गए, अपने आप को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और उनके कुछ साथी भी उसमें मारे गए। जब गांव वालों को यह पता चला, अरे इसमें इतने सालों से भूत नहीं रहते थे, ये तो डाकू ने अपना बसेरा बना कर रखा था, तो गांव वाले भी बहुत चकित रह गए। आश्चर्य हुआ कि डाकू लोग हम लोगों को उल्लू बना रहे थे और डर फैला रहे थे। और सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गया। जब वह गांव डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गया और फिर वहां के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने आर्यन और कनिष्का को बहादुरी पुरस्कार के लिए जो ये होता है राष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रपति के ऑफिस में उनके नाम भेजे, ताकि आने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को आर्यन और कनिष्का को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो इस प्रकार एक छोटे से बच्चे आर्यन और उसकी जो छोटी बहन कनिष्का द्वारा इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश किया। वो छोटे बच्चे होने के बावजूद भी उन्होंने वह डरे नहीं भूतों से। वह जाकर रहस्य का उन्होंने पता लगाया और जो नामी जो डाकुओं थे वह उनको पुलिस के हवाले करके बहुत वीरता दिखाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अंधविश्वास पर नहीं करना चाहिए। हर चीज में हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भूत अंध जो श्रद्धा होती है यह सही में नहीं होती है। जो लोग हमारे आंखों पर पट्टी बांध देते हैं कि भूत होते हैं, काला जादू होता है, इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते